Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture. और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, पॉलिटी के। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ छूट गई थी, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। क्या चीज़ थी? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है। जब कोई आपको दिक्कत आती है, जब दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो वो नॉर्मली कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं ना। आप कोर्ट के पास ना जाके अगर कोई अल्टरनेटिव से समझौता हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट मतलब आप कोर्ट में ही जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, या फिर कोई तीसरा बंदा सेटल कर दे रहा है, या कोई तीसरी बॉडी सेटल कर दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या होगा कि मीडिएशन विल बी हेल्ड इन द मीडिएशन सेल्स बनेंगे जहाँ पे ये समझौता होगा, ठीक है। टू बी स्टैब्लिश अंडर द एजेस ऑफ कंज्यूमर कमीशन, ये सब बेकार है। बस ये याद रखो कि ये जो मीडिएशन सेल्स हैं वो मीडिएशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई अपील नहीं है अगेंस्ट द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। अगर जैसे लोक अदालत का होता है, लोक अदालत का क्या होता है? लोक अदालत भी एक मीडिएशन है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लोक अदालत भी है। तो उसका डिसीजन क्या होता है? फाइनल एंड बाइंडिंग होता है ना। इसके भी अगेंस्ट अपील नहीं होती है, अपील आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, इसमें भी आप अपील नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं है, ठीक है। अब ई कॉमर्स के लिए हमने देखा था ना कि ई कॉमर्स जो है, इसमें कुछ कुछ लीगल प्रोविजंस आए हैं, ठीक है। तो उन लीगल प्रोविजंस को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यही प्रोविजंस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ना। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, इन्फॉर्म्ड, एश्योर्ड, हर्ड, राइट टू सीक रिट्रेसल और कंज्यूमर अवेयरनेस, यही वाले सारे राइट्स ई कॉमर्स के लिए अप्लीकेबल हैं। जैसे दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, है ना। सो ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, है ना, ताकि कंज्यूमर जो है पहले परचेज़ करने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अमेज़ॉन पे देखा होगा ना, अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट आप देखोगे तो उसमें पूरा डिटेलिंग रहता है प्रोडक्ट का, कि डिटेल्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। रिटर्न पॉलिसी क्या है, 7 दिन का रिटर्न है कि नॉन रिटर्नेबल है, इस टाइप से लिखा रहता है, ठीक है। तो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। नहीं करेंगे तो आप केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है कि दे हैव टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स एंड रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट अंडर दिस एक्ट। तो मान लो मेरे पास प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। तो मैंने कंप्लेन रेज करी, तो उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर मेरा जो कंप्लेन है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है? 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो यही दिया हुआ है 48 आवर्स में जो है वो मतलब वो रिकॉग्नाइज़ करे कि हाँ, हमने आपका कंप्लेंट जो है वो रिसीव कर लिया है। जैसे आप कभी कंप्लेंट डालोगे ना, तो एक मेल आ जाता है वापस कि योर कंप्लेंट नंबर इज़ दिस, ऐसा कुछ आ जाता है मेल पे, ठीक है। तो वो क्या होता है? दैट इज़ अ रिसीप्ट। वो लोग रिसीप्ट देते हैं कि हाँ, हमने आपकी कंप्लेंट देख ली है, अब हम थोड़े टाइम में आपके पास आएंगे, ठीक है। तो वो जो रिसीप्ट आनी चाहिए वो 48 आवर्स में आ जानी चाहिए, ठीक है। और रिड्रेस कितने टाइम में हो जानी चाहिए? 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ दे नीड टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। तो इसके लिए क्या होगा? एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा जो इसको ओवरसी करेगा, ठीक है। सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज़ टू टेक बैक द गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज और रिफ्यूज़ फंड्स इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर डिफेक्टिव, डेफिशिएंट, डिलीवर्ड लेट और इफ दे डू नॉट मीट द डिस्क्रिप्शन ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मतलब अगर जो आपने मान लो लिस्ट किया है एक बढ़िया सा चीज़ है ना, और आया एकदम बेकार सा चीज़। कभी आप अमेज़ॉन के रिव्यूज़ पढ़ोगे ना, तो जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं ना, उसमें लिखा रहता है प्रोडक्ट डज नॉट मैच द इमेजेस, प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव, प्रोडक्ट इज़ फेक, प्रोडक्ट इज़ काउंटर फिटेड। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब आप वो रिटर्न करेंगे तो सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब नहीं कर सकता उस पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। द रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट द ई कॉमर्स कंपेरिजन फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते प्राइजेस टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट थ्रू अनजस्टिफाइड प्राइजेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो एक हेयर मास्क वाओ का 300 में बिक रहा है, तो आपका जो है वो 2 लाख में बिकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। रीजनेबल प्राइसेस आपको रखने पड़ेंगे, अनड्यू प्रॉफिट्स आप नहीं कमा सकते, मार्केट के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है।
इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट का प्रोडक्ट लाइबिलिटी मैंने समझाई दिया था। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, अगर आपको उस प्रोडक्ट से कोई हार्म वगैरह होता है तो उनको एड्रेस उसको करना पड़ेगा, उसको हो सकता है कंपेंसेशन देना पड़ जाए, है ना, ये सब वो जो सेलर है वो करेगा, ठीक है। कोई फ़ी नहीं है केसेस फाइल करने की। अगर जो पेक्यूनरी हमने देखा था ना कि ये जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, अबव 10 करोड़, तो ये अगर 5 लाख से कम है, तो 5 लाख से अगर कम आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, 5 लाख का आपने प्रोडक्ट कुछ ऑर्डर किया था, है ना, और वो गलत आ गया या जो भी XYZ है, तो उसमें आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी केस फाइल करने के लिए। आप बिना फ़ी के फाइल केस जो है वो फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, FCRA एक्ट, FCRA 2020, ठीक है। तो ये किससे डील करता है, तो नाम से ही देख लो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब बाहर से कोई पैसा आ रहा है अंदर, है ना। मान लो मान लो आपका कोई भाई रहता है बाहर, ठीक है, मान लो आपका भाई दुबई में रहता है ना, और दुबई से वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ पैसा, तो ये हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये एकदम लेमैन टर्म्स में है, इसको रेमिटेंस बोलते हैं, बट इन जनरल इसी टाइप का ही होता है। कोई जो इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, वो बाहर से पैसा ले रही है, तो उसको बोलेंगे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये जो बाहर वाली एंटिटी है ये बाहर से कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें पैसा, है ना। तो ये एक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया, ये जो एक्ट आया 2020 वाला, उसमें कुछ कुछ चीज़ें अमेंड की गई हैं। तो हम देख लेते हैं पुराने वाले में क्या था। तो पुराने वाला जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें क्या था कि कुछ कुछ ऐसे लोग डिफाइन थे, इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ डिफाइन थी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। समझ में आ रहा है, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स तो नहीं, बट जैसे इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, एडिटर्स हो गए, पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर हो गए, जजेस हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कोई भी बाहर से पैसा इन अगर ये लोग हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, एडिटर है, पब्लिशर है न्यूज़पेपर का, तो आप बाहर से पैसा इनको नहीं दे सकते। नॉर्मल सी बात है ना। अब मान लो कोई न्यूज़पेपर वाले को बाहर से कोई पैसा देता है और बोलता है कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ हेटरेट फैलाओ, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ये प्रिवेंट करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो आप जो है आप इलेक्शन कैंडिडेट्स, एडिटर, पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, MLA, इनको जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, इसमें अमेंडमेंट ये हुआ है कि इसमें पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड कर दिया गया लिस्ट में, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू दिस लिस्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब आपको मान लो मिला, ठीक है, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, आप किसी और को दे देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो इस साइड में क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन अनलेस द पर्सन इज रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है। आप मान लो आपको मिला, ठीक है, तो आप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनटिल अनलेस ये जो बंदा है ये इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो लाइसेंस्ड है एक्सेप्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनमें से कोई बंदा नहीं है, इलेक्शन कैंडिडेट्स और ये सब जो थे ना ऊपर, इनमें से कोई बंदा नहीं है और पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर सकता है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना। तो इन बंदों को आप नहीं दे सकते, इन बंदों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। और क्या अमेंडमेंट क्या करता है, अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन। ये तो हो गया कि भाई कोई भी पहले ऐसा था कि आप जो है पहले जो पुराना वाला क्या था, पुराना वाला ऐसा था कि आप जो है उन बंदों को नहीं दे सकते जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो लाइसेंस नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए। बट अभी क्या अमेंडमेंट आया, अभी आया है कि आप किसी भी बंदे को नहीं दे सकते, ठीक है, किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, किसी भी बंदे को आप प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। और क्या क्या है, आधार पासपोर्ट और OCI जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं उनका कार्ड उनके बारे में क्या दिया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कि अमेंडमेंट एड एनी पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन रजिस्ट्रेशन मस्ट प्रोवाइड द आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिस बियरर्स डायरेक्टर। बकवास है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नीचे पढ़ते हैं FCRA क्या है, FCRA अकाउंट अमेंडमेंट स्टेट्स एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड। अब ये वही बोल रहा है कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो ऐसे ही अकाउंट में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में मंगा रहे हो उसको, है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा वो डेजिग्नेटेड होगा कि हाँ इसमें FCRA आ सकता है, उसी में आ सकता है, ठीक है। और कौन सी ब्रांच में आएगा, SBI वाली ब्रांच में आएगा एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन किसके अंदर आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट्स एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन एंड कंपनीज। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब आपको मान लो लाइसेंस रिन्यू करना है, लाइसेंस किस चीज़ की बात हो रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते, तो ये जो लाइसेंस को रिन्यू करने वाली बात होती है, ठीक है। मान लो लाइसेंस को आपको रिन्यू करना है, तो उसके अंदर क्या प्रोविजन है, अंडर द एक्ट एवरी पर्सन हु हैज़ बीन गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट रिन्यू द सर्टिफिकेट विद इन 6 months
ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। तो मान लो आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, और आपका एक्सपायरी डेट मान लो जनवरी 2021 तक थी, ठीक है। तो भाई जनवरी से लेकर 6 महीने तक, अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको री रजिस्टर कराना है, रिन्यू कराना है, ठीक है। जैसे वो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रिन्यू कराना पड़ता है कुछ साल बाद, तो ऐसे ही ये भी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आप रिन्यू कराओगे तो वही वही इसमें दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए 50% ज़्यादा नहीं ले सकते। मान लो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में खर्चा कुछ होता है 100 रुपये, ठीक है, तो आप 50 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते उसको, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। ये पहले था, ठीक है, ये पहले वाले एक्ट में था, इसको अमेंड कर दिया गया। अमेंडमेंट में क्या है, अमेंडमेंट बोलता है कि इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू एन एडिशनल 180 डेज। तो पहले सिर्फ 180 दिन था, अभी क्या हो गया 360 दिन हो गया, ठीक है। एडिशनल 180 डेज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आया था, तो एयरक्राफ्ट से डील करेगा, है ना, एविएशन से डील करेगा, ठीक है। तो क्या क्या करता है ये, बेसिकली क्या है बिल, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है। एक्ट है तो किसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस ही देगा, है ना। तो ये तीन जो पहले से ही एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी है, DGCA है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है। इन तीनों बॉडीज़ को ये क्या करता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, ठीक है। तो फंक्शंस भी देख लेते हैं नॉर्मली जल्दी से, कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या करता है, ये पूरा ओवरऑल जो रेगुलेशन होता है ना, ओवरऑल रेगुलेशन को कौन देखता है, DGCA देखता है, ठीक है। ओवरऑल रेगुलेशन फंक्शंस को कौन देखता है, DGCA देखता है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन क्या करता है, तो इसमें सिविल आ गया, तो ये सिविल एस्पेक्ट्स को डील करेगा, है ना। तो ये रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है, बट सिर्फ किससे रिलेटेड, सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, समझ में आ गया। सिर्फ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड ही ये जो है ये रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो ये क्या करती है, ये ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी, है ना। तो यही करती है, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करती है, ठीक है। और ये एक्ट क्या करता है, ये DGCA को एम्पावर करता है कि वो DGCA जो है वो पेनल्टी लगा सकता है कितने, 1 करोड़ का एयरप्लेन्स पे, एयरपोर्ट्स पे और अदर एविएशन एंटिटीज़ पे, ठीक है। मान लो कोई चीज़ वायलेट कर रहा है, ठीक है, DGCA के जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है कितने की, 1 करोड़ की। ये इस अमेंडमेंट बिल में आया है, ठीक है। अब आगे बात है बैटिंग इन इंडिया की बात करते हैं। तो न्यूज़ में था ये कि भाई इसका आया है कि ये जो बैटिंग है उसको लीगलाइज़ करो, जो सट्टा बाजार है ना, उसको लीगलाइज़ करो। जैसे ड्रीम 11 है, वो भी एक टाइप का बैटिंग ही है ना। तो ये बोला गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने बोला है कि सॉरी, हमको बैटिंग को लीगलाइज़ करना है, ठीक है। तो मेरे को तो पहले ये बताओ कि बैटिंग जो होता है, ठीक है, बैटिंग और गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बैटिंग एक चीज़ होती है, गैम्बलिंग एक चीज़ होती है, इसको इन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, पहली बात, पहला डिफरेंस तो ये है कि ये डिफाइन ही नहीं है कहीं, ठीक है। बैटिंग तो हमने डिफाइन किया हुआ है कहाँ पे, सॉरी पहला ये समझो कि ये जो दोनों हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं, सॉरी, पहला तो ये समझो कि ये जो दोनों हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स नहीं है, इस पर स्टेट लॉ बनाता है। जैसे गोवा है, ठीक है, तो गोवा में गैम्बलिंग ज़्यादा होती है, कसिनोज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो गोवा में अलग लेजिस्लेशन चाहिए होगा, जो उत्तर प्रदेश में चाहिए होगा। उत्तर प्रदेश में कैसिनोज थोड़ी है ना, होंगे भी तो बहुत कम है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग प्रोविज़न है, यहाँ पे अलग प्रोविज़न, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लॉ बनाता है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें से जो बैटिंग है और ये जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग, देखो गैम्बलिंग क्या होता है, पूरा लक बेस्ड होता है, ठीक है। आपने गैम्बल किया, गैम्बल का मतलब ही होता है कि मतलब गैम्बलिंग का मतलब यही होता है ना कि आप लक पे खेल रहे हो बेसिकली, है ना। किस्मत होगी तो आ जाएगा, किस्मत नहीं होगी तो नहीं आएगा। गैम्बलिंग इज़ दैट, बट बैटिंग इज़ नॉट लक वाला गेम। बैटिंग इज़ बेसिकली स्किल बेस्ड। जैसे ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 इज़ बैटिंग। क्यों, क्योंकि ड्रीम 11 में आप टीम डिसाइड करते हो पूरा, है ना। फिर आप देखते हो, प्लेयर्स को एनालाइज करते हो कि भाई ये वाला प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है इसमें, है ना। फिर आप उस पर पैसा लगाते हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड बैटिंग, जिसमें आप स्किल, ये जो है ये स्किल वाला गेम है, ठीक है। बैटिंग इज़ अ स्किल्ड गेम, ठीक है। जबकि जो गैम्बलिंग है दैट इज़ प्योर लक बेस्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंडियन लॉ डिस्टिंग्विशेस ईच गेम एज टू गेम ऑफ स्किल। तो गेम ऑफ स्किल क्या है, बैटिंग है, और गेम ऑफ चांस क्या है, लक वाला कौन सा है, गेम वो गैम्बलिंग है, ठीक है। तो जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है फैंटेसी स्पोर्ट्स में बैटिंग इज़ लीगल बिकॉज इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स, ठीक है। जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है, तो क्रिकेट में बैटिंग इज़ लीगल, है ना। ड्रीम 11 तो कर ही रहा है ये काम, है ना, और भी लोग आ गए।
और क्या दूसरा पॉइंट है, सिक्किम और नागालैंड में ये जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग भी परमिटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऐसा अगर आ जाए स्टेटमेंट कि गैम्बलिंग इज़ बैंड इन इंडिया, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम और नागालैंड में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो क्या है, लीगल है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई कमेटी देख लेते हैं। एक है जस्टिस लोधा कमेटी। जस्टिस लोधा कमेटी जो है वो 2015 में आई थी। इट हैड एडवोकेटेड लीगलाइजिंग बेटिंग इन क्रिकेट एंड मेकिंग मैच फिक्सिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आप अगर मैच फिक्सिंग करते हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। दिस वॉज रिसेंटली इक्वल्ड बाय द लॉ कमीशन इन 276 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 276 रिपोर्ट में सेम चीज़ इसने बोली थी। तो दो कमेटी याद रखना, एक ये है और एक ये है, दोबारा नहीं बोलूँगा इसको, ठीक है। और इससे और रिलेटेड क्या है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। तो गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई एक्ट है क्या, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867। इट इज़ अ जनरल लॉ गवर्निंग गैम्बलिंग इन इंडिया। देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज गवर्निंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया, क्योंकि ये तो एक स्टेट सब्जेक्ट है ना। तो कोई भी सेंटर का कोई भी लॉ गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। तो इसमें याद क्या रखना है, बैटिंग जो है वो स्किल का गेम है, ठीक है। गैम्बलिंग लक का गेम है, ठीक है। और गैम्बलिंग से रिलेटेड पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867 वाला, ठीक है, एक ये है। और जो बैटिंग है, इट इज़ अ टर्म दैट वैलिडेट्स द एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग। बेसिकली लीगल है, बैटिंग इज़ लीगल, ठीक है, जैसे टीम 11 वाला है। और गैम्बलिंग जनरली डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे सिक्किम और नागालैंड में ऑनलाइन गैम्बलिंग परमिटेड है, ठीक है। तो ये सब याद करने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। तो पहली है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी, है ना। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, हायर करना लोगों को। हायर करना मतलब जॉब्स के लिए हायर करना, ठीक है। तो वही काम है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है टू कंडक्ट इन एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। बेसिकली अभी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अभी यूपीएससी अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ना। जेई अपना अलग कराता है, या जो भी XYZ है, जेई तो नहीं, यूपीएससी अलग कराता है। आरबीआई पीओ का अलग होता है, एसबीआई पीओ का अलग होता है ना। इस टाइप से आईबीपीएस अलग होता है। तो ये सब जो है, ये सब अभी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि ये सारे एग्ज़ाम, ये जो सारा है, ये एक ही बॉडी करेगी। मतलब कौन करेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन मतलब हर एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर रिक्रूटमेंट टू द नॉन गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो जैसे एसबीआई पीओ का बताया मैंने, है ना। एसबीआई पीओ हो गया और आईबीपीएस हो गया, इन सब का कौन कराएगा, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। एक कॉमन टेस्ट होगा जिसको हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एनआरए कहीं रजिस्टर्ड है क्या, यस रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एनआरए है वो एक सोसाइटी है। समझ में आ रहा है। एनआरए जो है वो एक सोसाइटी है, किसके अंडर रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। इट विल हैव, कौन कौन होगा इसमें, बॉडी में कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन होगा इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के होंगे, और इंस्टीट्यूट ऑफ आईबीपीएस, ये वही जो बैंकिंग वाला एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, वही है। तो ये सब देखो, ये सब जितने भी हैं ना, ये जितने भी बॉडीज़ हैं, ये जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, अब उसको रिप्लेस करके कौन करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी अलग अलग कराती है, रेलवेज़ का अलग एग्जाम होता है ना। एसएससी का अलग होता है, एसएससी सीजीएल अलग होता है, आरआरबी का अलग होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये सब सेम हो जाएगा, ठीक है, एक ही बॉडी कराएगी। तो ये कितनी बार होगा साल में 2 बार होगा। अब देखो जैसे आप जेई भी 2 बार होने लगा है ना। तो अभी सब सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पहले एक साल में एक ही बार होता था, ठीक है। तो एक साल आपका गया तो फिर अगले साल आना, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो सीटी जो है वो 2 बार होगा साल में, एट डिफरेंट लेवल्स पे होगा। ग्रेजुएट लेवल पे होगा, है ना, 12th पास पे होगा, 10th पास पे होगा, टू फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट टू द वेरियस लेवल्स, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेसिकली अपने एग्जाम्स होंगे, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 12 लैंग्वेजेस में होंगे, ठीक है। स्कोर कितना वैलिड होगा, 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल के लिए स्कोर वैलिड होगा और 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। समझ में आ गया। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं एनआरए के, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, पहले देखो ये जो मल्टीपल एग्जाम्स होते थे, पहला एडवांटेज तो ये जो मल्टीपल एग्जाम होते थे, अब वो सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है। उस सिंगल एग्जाम के बेसिस पे ही आपको ये रैंक मिलेगा, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एनरोलमेंट मिलेगा पोस्ट में, ठीक है। तो इट रिप्लेसेस मल्टीपल एग्जामिनेशन, है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट अब दो चीज़ें देखते हैं, एक तो स्टूडेंट्स के लिए है और एक इंस्टीट्यूशंस के लिए। इंस्टीट्यूशन मतलब जो करा रहे हैं, जो एग्ज़ाम कराते थे, जैसे आईबीपीएस कराता था, है ना, एसएससी कराता था, तो इनके लिए क्या फ़ायदा है। और दूसरा हम देखेंगे कि बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देते थे उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो हमारे लिए तो जो बच्चे हैं उनके लिए ये फ़ायदा है कि मल्टीपल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बस एक ही देना पड़ेगा, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को इनकरेज करेंगे क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फ़ी बर्डन रिड्यूस कर दिया गया है।
देखो अब कैसे रिड्यूस होगा फ़ी बर्डन, क्योंकि देखो अब आप एसएससी का भी फॉर्म भरोगे तो उसमें पैसे दोगे, यूपीएससी का भरोगे उसमें भी दोगे, आईबीपीएस का दो भरोगे उसमें भी दोगे। अभी बस एक ही बार फीस देनी है 200 रुपये की, मतलब जितनी भी है XYZ जितनी भी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी और बस हो गया। उसके बाद है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आउटरीच बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे गवर्नमेंट सर्विसेज को, है ना, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। ये सब तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे कहीं भी स्टेटमेंट आ जाए ना कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है पब्लिक का, है ना, हम इन्वॉल्व कर रहे हैं लोगों को, तो वो तो हमेशा सही होता ही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना कि वो वैसे स्टेटमेंट जितने भी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है ना, कहीं कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं दी हुई है, नॉर्मल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट दी है तो वो जनरली पॉजिटिव है, तो वो सही रहती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन सेटिंग अप ऑफ एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो अब बार बार जो है वो एग्ज़ाम नहीं कराना पड़ेगा, तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। सिंगल एग्ज़ाम होगा तो रिक्रूटमेंट साइकिल भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे रिक्रूटमेंट साइकिल में, सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वन टाइम फ़ी होगी। वही है जो इसके लिए एडवांटेजेस हैं, उनके लिए जो है वो वही सेम चीज़ है कि वन टाइम फ़ी लेनी पड़ेगी तो ज़्यादा कचकच नहीं होगी, समझ में आ रहा है। बार बार ऐसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी आप कम दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पे जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में था, प्रोटेस्ट भी चल रहे थे ना नेशनल मेडिकल कमीशन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली एनएमसी एक्ट आया था 2019 का। क्यों प्रोटेस्ट चल रहे थे? एनएमसी एक्ट आया था, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट, सॉरी नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ठीक है। इसने क्या किया? इसने ये किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, उसको रिप्लेस कर दिया एज अ कंट्रीज मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर, ठीक है। तो पहली बात याद रखनी है कि एमसीआई को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या क्यों रिप्लेस किया गया, इश्यूज़ क्या थे कि इसमें रेगुलेशन बहुत बेकार था, ठीक है। पुअर रेगुलेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन बहुत था, ठीक है। नेपोटिज्म चलता था, है ना, ये सब होता था। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अभी रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपको याद रखना है क्या इशू थे कि रेगुलेशन बहुत पुअर था, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हो। तो डॉक्टर्स जो निकल रहे थे उनका क्वालिटी ख़राब हो रहा था, ठीक है। तो ये किया गया है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें वही ये बोला है कि एक कॉमन एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम जिसको ये बोल रहे थे, अभी आगे आएगा शायद, चलो आगे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम विच एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ये क्या करेगा? हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स को लाएगा बेसिकली, है ना। एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इफेक्टिव ग्रीवेंस रेडिएशन मैकेनिज्म, जैसे नॉर कितनी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, जहाँ है वहाँ सही मार देना, ठीक है। कोई ऐसी फैक्चुअल स्टेटमेंट है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम कंसंट्रेट करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। तो आपको याद रखना है एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी इसमें, ठीक है। काउंसिल का क्या काम होगा? इट विल बी द प्राइमरी प्लेटफॉर्म थ्रू विच द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैन पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज एंड कंसर्न बिफोर द एनएमसी। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एनएमसी के सामने कुछ पिटीशन डालना है या फिर कोई भी मैटर को डिस्कस करना है, तो वो पहले किसको देगी? वो पहले बेसिकली मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को देगी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, पहले आप मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को दोगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाना है तो आप जाओगे नेशनल मेडिकल काउंसिल के ऊपर, समझ में आया? Further, the council will advise the National Medical Commission on measures to determine and maintain minimum standards of medical education. स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एजुकेशन का, वो ये डिटरमाइन करेगी काउंसिल, उसको एडवाइस करेगी नेशनल मेडिकल कमीशन को। डिसाइड तो एनएमसी ही करेगी, ठीक है, डिसाइड तो एनएमसी ही करेगी, बट इसको काउंसिल जो है ये मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल ये इसको क्या करेगी? एडवाइस करेगी, ठीक है। अब एनसीपी के फंक्शन भी देख लेते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो थोड़े फंक्शन में क्या हो सकता है? नेशनल मेडिकल कमीशन क्या होगा? स्टैंडर्ड इंश्योर करेगी, रेगुलेशन बनाएगी, यही सब करेगी, ठीक है। और इंश्योर करेगी क्वालिटी अच्छी निकल रही है जो डॉक्टर्स हैं उनकी, है ना। तो यही सब है। फ्रेमिंग पॉलिसीज़ फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करेंगी। ये बेसिकली एक रेगुलेटर है, ठीक है। एक रेगुलेटर बन गया है किसके लिए? मेडिकल फील्ड के लिए, ठीक है। तो जितना भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यही करेगी अब, ठीक है। असेसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब करेगी। उसके बाद क्या है? इंश्योरिंग कंप्लाइंस ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल कंप्लाई कर रहे हैं रेगुलेशन से कि नहीं, ठीक है। फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस अप टू 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड टीम यूनिवर्सिटीज विच आर रेगुलेटेड अंडर द बिल, ठीक है। तो कोई भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल के अंडर आ रही हैं, ठीक है, उन्हें 50% सीट्स पे फीस ये डिटरमाइन करेगी, ठीक है, कि 50% सीट्स हैं उस पर आप फीस इतनी लोगे, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पे। अगर आपको मेडिकल एजुकेशन करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो 50 बोल रहे हैं कि 50% सीट पे आप ये डिसाइड करेगी, ठीक है। ऑटोनोमस बोर्ड्स की बात करते हैं। एक ऑटोनोमस बोर्ड सेटअप होगा, क्या करेगा ये? द एक्ट सेटअप द ऑटोनोमस बोर्ड सेटअप होगा जो एनएमसी के सुपरविजन में काम करेगा, है ना।
हर एक जो ऑटोनॉमस बोर्ड है उसका एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर्स होंगे। तो कंपोजिशन क्या है, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। दीज बोर्ड्स आर, कौन कौन से बोर्ड है, तो देखो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि एक ऑटोनॉमस बोर्ड है वो बनेगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है, जो एनएमसी के सुपरविजन में एक्ट करेगा, जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अंडर ग्रेजुएट, कौन कौन से बोर्ड हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। तो हमने देखा था एनएमसी जो है वो अंडर ग्रेजुएट यूजी और पीजी दोनों के जो यूजी और पीजी है दोनों के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेगी, है ना। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक बोर्ड होगा जिसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्ड्स लाएगी बेसिकली, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स डिसाइड होंगे, ठीक है, ताकि हर एक लेवल पे अंडर ग्रेजुएट और पीजी लेवल पे स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और मेडिकल इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करेगा। बेसिकली मान लो कोई मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज का ऑडिट करेगा बेसिकली, ये कौन करेगा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ठीक है। फिर एक होगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। तो एक फिर अलग से आएगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोफेशनल कंडक्ट प्रमोट करेगा, है ना, इथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करेगा, ठीक है, जो हिपोक्रेटिक ओथ होती है वो सब इसी में आता है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रमोट द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड मेडिकल एथिक्स एंड ऑल्सो मेंटेन नेशनल रजिस्ट्रार्स ऑफ लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली एक रजिस्टर होगा जिसमें इनके नाम लिखे होंगे, किनके नाम लिखे होंगे, जो लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है ना उनके नाम लिखे होंगे, और कम्युनिटी हेल्थ जो प्रोवाइडर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं उनके नाम लिखे होंगे, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्या बात की गई कि एक यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस है जिसको नीट बोलते हैं, है ना, जो पीएमटी वीएमटी के लिए होता है ना नीट। तो उसके लिए जो है उसके लिए अभी एक कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है, फॉर एडमिशन टू द यूजी एंड पीजी लेवल, पीजी एंड पीजी सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड अंडर एक्ट। तो एक्ट के अंदर जितने भी पीजी वाले सुपर स्पेशलिटी एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट हैं और जो यूजी के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब एक क्या बोलते हैं, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आएंगे, जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये इसके स्टैंडर्ड्स कैसे कंडक्ट होगा एग्जाम, ये कौन डिफाइन करेगा, एनएमसी करेगा ऑब्वियसली, है ना। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या होगा कि जैसे मान लो आपने 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपका एक कॉमन टेस्ट होगा जिसके मार्क्स के बेसिस पे आपको लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो द एक्ट ऑल्सो मेंशंस दैट नेशनल एग्जिट टेस्ट विच इज़ टू गेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस, है ना, आफ्टर MBBS कैन ऑल्सो सर्व एज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द PG लेवल। तो ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये बेसिकली आपको इसी से ही आपको PG में भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपने UG में 5 साल का पढ़ा है ना, 5 साल का पढ़ा है, अभी भी PG के एग्ज़ाम ऐसे ही तो होते हैं, 5 साल में आपने जो पढ़ा है वही सिलेबस आता है इसमें। तो वही जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ना, वही जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसी से ही अब आपका PG में भी एनरोलमेंट होगा और आपको लाइसेंस भी MBBS के बाद मतलब लाइसेंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्राइवेट क्लिनिक खोलना है, तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है ना, बिना लाइसेंस के आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो लाइसेंस है MBBS के बाद जो मिलेगा वो अब नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही मिल पाएगा, समझ आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।